Hi everybody. So this is the second episode of our series Mentors and Educators Good Teacher. मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे एक इंसान से मिलवाने वाली हूँ जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग मेंटोर है किसी भी बच्चे के लिए। ये ना सिर्फ हमें ज्ञान देते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का या डिपार्टमेंट का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था आज से बहुत बहुत वक्त पहले 2015 में, तब मैं सर से मिली थी और मैंने उनकी वर्कशॉप ली, और उसके बाद से मेरा परसेप्शन इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि आई हैव नो वर्ड्स राइट नाउ. So here he is, my beloved mentor, Shri Sartaj Narayan Mathur. Sir, Thank you. welcome to our show. And I'm so happy, sir, कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ. और आपको याद होगा, शायद पता नहीं, बट हमारे बीच ये बात हुई है कि सर मुझे ऐसा कुछ करना है, और मेरे को हमेशा से था कि मैं सरताज सर को अपने शो पे ज़रूर एक बार लेकर आऊँगी. और मैंने जितना सीखा है, आप इस छोटे से शो में आप अपना बस वो सब बिखेर दो जो आपका ऑरा है बस. सो हियर ही इज. आज भी उतने ही स्मार्ट, उतने ही हैंडसम है जब मैंने इनको देखा था. ज़्यादा ही तारीफ कर रही हो तुम मेरी. मैंने अब 88 इयर्स का जर्नी अपना पूरा कर लिया. 89 में हूँ, तो मैं तो बहुत अपने ज़ईफ़ी की तरफ चल रहा हूँ. और अभी भी मुझे जो पुरस्कार मिला है जी, वो 75 वर्ष से ज़्यादा होने की वजह से मिला है कि मैं एकेडमी का, मेरे को एक अवार्ड एकेडमी ने दिया है, उसके बारे में बता रहा हूँ. तो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ. नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं. आप कहाँ बुजुर्ग हुए हैं. और आप बताएं सर, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको ये अवार्ड से नवाजा गया? नेचुरली जब अवार्ड मिलता है तो खुशी तो होती है. जान करके अच्छा हुआ कि आपने इतने साल काम किया है और आपके इतने साल के काम को रिकग्नाइज किया गया है. मैं लगभग 65 साल से ज़्यादा साल मेरे को हो गए थिएटर के अंदर जुड़े हुए, थिएटर में काम करते करते. और मैंने कई स्टेजेस में, कई जगह अलग अलग तरह से काम किया है. और मैं अपने इस एक्सपीरियंस को बच्चों को बांटता रहा हूँ. जो भी कुछ मैंने सीखा है, जो भी कुछ मैंने किया है. मेरा जर्नी बहुत लंबा है, ये आपको पता ही होगा. एक्चुअली तो मेरी तकदीर अच्छी थी. जब मैंने जहाँ 1954 में जहाँ मैंने सर्विस ज्वाइन करी, वहाँ मेरे डायरेक्टर मिस्टर विश्वनाथन एक साउथ इंडियन थे. उनको थिएटर वगैरह का बड़ा शौक़ था. और 54 में मैंने इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में सर्विस ज्वाइन करी थी. तो वहाँ उन्होंने एक ड्रामेटिक क्लब बना लिया, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट रिक्रिएशन क्लब. और 54 से हम लोग वहाँ पे छोटे मोटे प्लेस व्लेस करते थे. रीज़न बीइंग कि कोई ऑडिटोरियम था नहीं उस ज़माने में, ना बिरला था, ये जवाहर कला केंद्र भी नहीं था, बिरला या JKK कुछ भी नहीं था. तो छोटी छोटी जगहों पे बल्ली फंटे लगा के स्टेज बनाते थे और प्रोग्राम्स करते थे. तो बहुत सालों तक वहाँ थे, प्रोग्राम करते रहे. 56 में आकर के रेडियो स्टेशन खुल गया, तो मैंने रेडियो स्टेशन ज्वाइन कर लिया. मैं रेडियो आर्टिस्ट हो गया, रेडियो पे जाते रहता था. रेडियो के आने के बाद से यहाँ का नाटक का कुछ थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड लोग नाटक को ज़्यादा समझने लगे. वो जो झलकियाँ आती थी या शॉर्ट प्लेज हुआ करते थे रेडियो पे, उनकी वजह से फिर चलता रहा ये सिलसिला. 63 में जाकर के जवाहर कला केंद्र, ये रवींद्र मंच बना. और रवींद्र मंच के बनने के बाद से फिर थिएटर की एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ती गई. तो थिएटर की एक्टिविटीज़ में मैं लगातार पार्ट लेता रहा, एक्ट करता था. मैं उस ज़माने में आई वॉज एन एक्टर. तो मेरे को कई अवार्ड भी मैंने लिए, कई कॉम्पिटिशन जीते. करते 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 एक 93 का वक्त आ गया जब मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो गया. आई रिटायर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इंश्योरेंस. और जब बेटा वहाँ से मैं रिटायर हुआ तो मुझे गवर्नमेंट ने ये जवाहर कला केंद्र ऑफ़र कर दी पोस्ट डायरेक्टर की, डायरेक्टर थिएटर. अब जब मैं यहाँ आया तो जवाहर कला केंद्र भी नया नया शुरू हुआ था. और मैंने वो जो ड्रामा डिपार्टमेंट जब ज्वाइन किया तो मुझे बहुत स्कोप मिला काम करने का. मैंने बढ़िया चिल्ड्रन थिएटर शुरू किया
जो बच्चों का थिएटर जो आज तक बड़ा पॉपुलर है और आज तक चलता रहा है 93 के बाद से तब से अब तक। तब शुरू में वहाँ पे ईश्वर दत्त माथुर एक थे, वो करते थे। उसके बाद मैं जब ज्वाइन कर लिया तब उसको वहाँ से उस सारी एक्टिविटीज़ को हमने बढ़ाना शुरू किया। फिर वहाँ पे हमने प्ले राइटिंग कॉम्पिटिशन शुरू करवाया और जवाहर कला केंद्र में और सारे राजस्थान का ड्रामा कंपटीशन एक होता था। उस ड्रामा कंपटीशन के होने की वजह से राजस्थान का स्टैंडर्ड थिएटर का काफ़ी बढ़ गया और यहाँ के प्लेज और अच्छे होने लगे। एक हम फ्राइडे थिएटर करते थे, सैटरडे नाइट थिएटर हमने करवाया और कई सारी एक्टिविटीज़ मैंने जवाहर कला केंद्र में वहाँ पे नाटकों को छपवाने की और ये सब शुरू करी। ये जवाहर कला केंद्र चलते चलते 11 साल तक मैं जवाहर कला केंद्र में इन हाउस प्रोडक्शंस करवाता रहा और ढेर बच्चों को ट्रेन करता रहा। वो सब ट्रेनिंग करने के बाद मैंने 2004 में वो छोड़ा। वहाँ से छोड़ते भी मेरे को यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आ गया। यूनिवर्सिटी में उनके वर्कशॉप्स करने को उन्होंने बुला लिया। कुछ उनके बच्चों को प्लेज मैंने 4-5 साल तक उनको करवाया, वो करवाता रहा। फिर जब वहाँ से मैं छूटा तो रंगस्थान एक संस्था है, उन लोगों ने मुझे को कॉन्टेक्ट कर लिया। बिल्कुल। वो संस्था आ गई मेरे पास और उसकी पहली कार्यशाला में हम थे। उसके बाद से मैं आज तक 22 कार्यशाला 22वीं कार्यशाला चल रही है अभी मेरी। और इसका ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा ये है कि इसमें मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल नए बच्चे आते हैं। मैं उनसे ये नहीं पूछता हूँ कि तुमने पहले कुछ किया या नहीं किया, और मैं उनको ए से सिखाना शुरू करता हूँ और ला कर के किसी लेवल पे ला कर के उन बच्चों को मैं छोड़ता हूँ। मेरी मेन कोशिश जो रहती है वो नॉर्मली क्या हो रहा है बेटा कि लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते और कोई बताता नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि जब तक आपकी आवाज़ डायफ्राम से आपकी वॉइस नहीं आएगी। आपने देखा होगा मैं इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ और सारा म्यूज़िक के ज़रिए सिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को कि उनकी आवाज़ कैसे डायफ्राम से आए। और जब तक आपकी आवाज़ में दम नहीं होगा ना आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आएगा, ना आप अपनी बात को ठीक से कन्वे कर पाएंगे। तो वो कार्यशालाएं मैं करता रहता हूँ, प्ले लिखता रहता हूँ और कुछ करता रहता हूँ। ये सब मैं करवा रहा हूँ आजकल बच्चों को। तो मैं बता नहीं सकती सर, ये तो एक जनरेशन जो सीख रही है ना इन सब चीज़ों से, जो बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ से वो ग्रो करके आगे जाते हैं, वो एक अलग ही चीज़ है। वही मेरा मेन फोकस जो है वो उनकी वॉइस को इम्प्रूव करने पे रहता है कि बच्चा उसकी जब तक उसकी आवाज़ में दम नहीं होगा तब तक उसकी बात कहीं कन्वे होगी नहीं, ठीक से कह नहीं पाएगा। वो सब बात है। अब आप जो है आपकी आवाज़ में दम है, अब आप बोलती हो, आपको तो जहाँ भी बोलती हो अच्छी लगती हो, जहाँ भी आप बात कर रही हो वो सब आप सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सर, क्योंकि आपने हमें ये भरोसा दिलाया है कि हम कुछ कर सकते हैं और हमें वो काबिलियत है। और आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो यंग जनरेशन है इसमें बड़ा स्कोप है। मेहनत करेंगे, आपको सिंसियर मेहनत चाहिए। जो मैं पहली दिन से पहली बात कहता हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेहनत करने वाले जो हैं, जो सिर्फ ईमानदारी से कोशिश करते हैं, वो जो अपना लक्ष्य बना के चलते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। और मुझे आपको पहुँचे हुए देख करके मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी टुडे कि आज आप मेरे साथ में मेरे सामने बैठी हुई मेरे को इंटरव्यू कर रही हो एक अच्छे प्रोग्राम के लिए। आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल सर। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे करूँगी। हाँ बोलिए। आप उनका आपने अब तक क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया है या क्या चीज़ें रही हैं, आप ज़रूर मुझे उन सवालों के ज़रिए आप बताइएगा, ताकि मैं आगे के जनरेशन के लिए एक कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार कर दूं कि वो समझें कि कितना डीप है किसी भी आर्ट को समझना और उसे करना, और वो कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है। हाउ डीप इज़ अ स्टूडेंट मेंटोर रिलेशनशिप? कितना डीप होता है एक रिलेशनशिप बिटवीन अ मेंटोर एंड अ स्टूडेंट? एक स्टूडेंट जब तक अपने मेंटोर को रेस्पेक्ट नहीं करेगा और उसकी बात को जो वो कह रहा है उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की बजाय उस बात को कंसंट्रेट करने की, उस सब्जेक्ट पे जो कह रहे हैं, जो बताया जा रहा है उस पर सोचेगा नहीं, उस पर काम नहीं करेगा, उस पर मेहनत नहीं करेगा तो नहीं होगा। जो सब्जेक्ट में सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो वॉइस को मैं कल्टीवेट करता हूँ, इस वॉइस कल्चर को जो मैं करने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत मुश्किल होता है
आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो बच्चे सवेरे आकर के बैठते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सर सरगम में कितने स्वर होते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि सारे गाँव पावदानी 7 स्वर होते हैं सरगम के। उसको उनको ये नहीं पता कौन कौन से होते हैं। उनको फिर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, उनसे निकलवाता हूँ, उनकी आवाज़ में डबला। अब जब तक वो स्टूडेंट जो है वो उस बात को समझ करके मेहनत नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। तो उनमें से एक आधी कोई ऐसा होता है जो निकल करके आता है, मेहनत करता है और वो वहाँ पहुँच पाता है। तो स्टूडेंट का मेंटर को रेस्पेक्ट करना और उसके कहीं भी बात को मानना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है, और जो मानते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है कि मूवीज़ और थिएटर के बीच का जो एक पतली है डोरी, पता नहीं, बट जो वो डिफरेंस है आप वो बताएं, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? मूवीज़ में और थिएटर में बहुत डिफरेंस है। थिएटर तो कंसिस्टेंसी मांगता है। आपको जब स्टेज पे चढ़ जाते हो तो 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक जब तक आप नहीं उतरते हो तब तक आप वहीं हो, वहीं आपको फेस करना है। ये तो हर कट होता रहता है जो रहता है। इसको थिएटर करने वालों को या सीरियल्स करने वालों को, टीवी करने वालों को कुछ अच्छा नहीं लगता है। दे डोंट लाइक। मोस्टली आपने देखा होगा जो बड़े एक्टर्स जो थिएटर के रहे हैं, जो अनुपम खेर या और जो लोग रहे हैं, नसीर वगैरह, ये लोग लाइक करते हैं कि थिएटर में जाएं, क्योंकि उनको जो उनका प्लेजर है, जो उनका आर्ट है, वो सामने ही थिएटर में आता है। उसमें फिल्मों में तो पता ही नहीं लगता, कट शो होकर के निकल जाता है और कुछ बात बनती नहीं है। तो थिएटर और उसके बीच में बहुत डिफरेंस है। मोस्टली बच्चे जो आते हैं वो ये इसीलिए आते हैं कि अभी यहाँ से एक से वर्कशॉप 2 वर्कशॉप करके चले जाएंगे, बॉम्बे चले जाते हैं और भटकते रहते हैं। उससे कुछ नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होगी, तब जा कर के आप आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर। आपको कोई रिग्रेट्स है लाइफ में? मुझे हाँ। नहीं, आई एम सो हैप्पी कि अब ये है कि ज़िंदगी लंबी होती जा रही है। ये कि अब इसको ख़त्म होना चाहिए, स्टॉप। लेकिन मेरे पास बच्चे आते हैं तो आई एम सो हैप्पी कि सवेरे मेरे जब से बच्चे आते हैं तो मेरी ज़िंदगी, मेरी वाइफ की 13 में डेथ हो गई थी 2013 में। तब से इन बच्चों ने मेरे को संभाल रखा है। दे आर लुकिंग आफ्टर मी। मेरी एक डॉटर जो है वो तो अमेरिका में डलेस में है, तो छोटी वाली वर्तिका, उसका भी नाम वर्तिका है भाई देवे। जब आपका सवेरे टेलीफोन आया तो मैं समझा उस वर्तिका का फ़ोन आया है। मैं वॉशरूम गया हुआ था, आया था, टेलीफोन बंद हो गया, तो मैं उस वर्तिका को लगाने वाला था, इतने में आपका दोबारा फ़ोन आ गया। और मेरी बड़ी डॉटर यहाँ पे मालनी है, वो उसका हस्बैंड यहाँ पे डॉक्टर है, रेडियोलॉजी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो वो कितना अटेंड कर पाते हैं, इतना नहीं कर पाते। वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। ये थिएटर के बच्चे ही जो है वो बिल्कुल जिंदा रखे हुए हैं और इन्हीं से मेरी ज़िंदगी चल रही है। आई एम सो हैप्पी विद दीस चिल्ड्रन, नथिंग लाइक इट। आप थोड़ा सा नॉलेज दीजिए थिएटर इन एजुकेशन का, कि कैसे हम एक एजुकेटर्स कैसे ड्रामा को या थिएटर को अपने उस चीज़ में करके हम आगे की जनरेशन को ये सिखा सकें कि ड्रामा कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ड्रामा कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग इज करेक्ट, बट जो उनके जो मेंटर्स होंगे, जो उनको समझाने वाले होंगे, जो उनको सिखाने वाले होते हैं, सबसे पहले तो उनको ट्रेन होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो टीचर्स ही नहीं है। अब आप स्कूल में सब्जेक्ट तो रख दीजिए थिएटर का, लेकिन अगर थिएटर को पढ़ाने वाला क्वालिफाइड कोई लड़का नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो बच्चे क्या सीखेंगे, उनको क्या गाइड करेगा? तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम कुछ ऐसे टीचर्स तैयार करें जो कि उनको एजुकेट कर सकें, और तब इसको एजुकेशन में थिएटर को जोड़ें, तब सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज़ आप कंपलसरी कर दीजिए, पीरियड कर दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। थिएटर की तो हॉबी क्लासेस होनी चाहिए कि जिस बच्चे को शौक़ हो उसको करे, और उसको सिखाने के लिए उसका टीचर या उसका मेंटर जो है वो कोई क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, जो पूरी तरह से थिएटर को समझता हो और जिसको खुद में थिएटर करने का जोश हो, वो सिखा सकता है, बच्चे को राइट डायरेक्शन दे सकता है। बिल्कुल। व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट वर्किंग विद न्यू जनरेशन? आई मीन आज के बच्चों के साथ और जो पहले के लोगों के साथ आपने काम किया है, आपके कॉलीग्स के साथ, आपने जो स्टेज शेयर किया है अपने लोगों के साथ हम उम्र, और आज आप कम उम्र के बच्चों को आप देख रहे हैं, क्या डिफरेंस है हम लोगों की मेंटालिटी या किसी भी तरह की उसमें? देखिए, जो बड़े बच्चे हैं जो ट्रेंड हो गए हैं,
उनसे फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि अगर मैं किसी ट्रेन बच्चे को लेकर के प्रोडक्शन कोई करता हूँ तो उस प्रोडक्शन की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होती है, बजाय उसके कि जो बिल्कुल रॉ बच्चे आते हैं या नए बच्चों से मैं करवाता हूँ उसके। बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको हमेशा ये देखना पड़ता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं और किसको करवा रहे हैं। नए बच्चों के साथ डील करते वक्त नए तरीके से डील करना पड़ता है, बच्चों के साथ डील करते हुए चिल्ड्रन थिएटर करते वक्त उनके साथ बिल्कुल डिफरेंट छोड़ देना चाहिए। उनको जब हम चिल्ड्रन थिएटर करवाते हैं तो उनको हम कुछ डिक्टेट नहीं करते कि आप ये करिए या ये नहीं करिए, उनको खुला छोड़ देते हैं अपने आप कि आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। आप अपना ये एक कमरा है, इसमें आपकी थिएटर की क्लास होगी, तो आप कहाँ बैठेंगे, जूते कहाँ खोलेंगे, अपना सामान कहाँ रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, आपका ग्रुप का नाम क्या होगा, आपके ग्रुप का सॉन्ग क्या होगा, या क्या आपकी थीम क्या होगी, या आप क्या करना चाहते हैं, ये सब आप ही डिसाइड करिए। और ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अपने हम उम्र होते हैं, एक उम्र के बच्चों के 6ठी क्लास और 7वीं क्लास के बच्चे एक साथ हो सकते हैं, 9वीं 10वीं के बच्चे एक साथ हो सकते हैं, और वो मिलकर के करते हैं। जो इनोवेटिव आइडियाज़ उनके आते हैं वो बेटर निकल कर के आते हैं, और फिर वो अपने आप को उस तरह से उस फील्ड में तैयार करते हैं, बजाय इसके कि आप उसको थोपें कि आप इसको ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। वो नहीं करते। वो जो बच्चे खुद इम्प्रोवाइज़ करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। और मेरा यही जवाहर कला केंद्र का एक्सपीरियंस है चिल्ड्रन थिएटर का, कि वहाँ सारा थिएटर इम्प्रोवाइजेशन ही होता है। बच्चे जितने हैं वो उस 1 महीने में खुद सारा इम्प्रोवाइज़ करके अपने प्रोडक्शंस तैयार करते हैं, प्लेस करते हैं, और बढ़िया आज उन्हीं वो वही उनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेल थिएटर स्ट्रीम में काम कर रहे हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। बिल्कुल सर, आई टोटली अग्री विद यू। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे एक सवाल करना चाह रही थी, सवाल भी कह सकते हैं, हमें कुछ पूछ रही थी, आप बता रही थी, अगर आप बताइएगा वो सही है या नहीं। जब मैं एज एन आर्टिस्ट अगर मैं ये कहूँ कि मेरा दुनिया को देखने का या किसी इंसान को देखने का नज़रिया 360 डिग्री पे घूमता है एज एन आर्टिस्ट, वहीं अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती हूँ जो एक आर्टिस्ट नहीं है, ना उसे थिएटर क्या है, ना वो किसी तरह की कोई कला में अपने आप को इंडल्ज करते हैं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो 9 to 5 का जॉब करते हैं और उनकी मेंटालिटी हमसे बहुत अलग है, तो और उनका उस तरह का वाइड वो नहीं रहता है सोचने का जो उनका रहता है। तो क्या ये डिफरेंस आता है जब हम एक आर्टिस्ट है और एक नॉन आर्टिस्ट के बीच का दुनिया को समझने का वो जो तरीका है, क्या ये डिफरेंस आता है? जैसे मैं एज अ ह्यूमन बीइंग हर चीज़ को अलग नज़रिए से देख के समझती हूँ, उसी जगह अगर मैं अपने किसी दोस्त की बात करूँ तो वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं, उनके पास एक ही एंगल होता है उसे समझने का, या तो उनके लिए सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। बट मेरे लिए ऑन दी अदर हैंड सबका साइड का स्टोरी जानकर किसी नतीजे पे पहुंचना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं एज एन आर्टिस्ट ये अपने उससे कह रही हूँ, तो क्या ऐसा आपने कभी महसूस किया है किसी के साथ? एज ए थिएटर आर्टिस्ट होने की वजह से थिएटर का आर्टिस्ट जो है वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, और वो जो स्टेज पे पोर्ट्रे करता है उसमें मोस्टली चीज़ तो उसके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसकी इमोशनल मेमोरीज होती हैं जिनको वो यूज़ करता है और जिनको भी वो काम में लेता है। तो उसका काफ़ी बड़ा वाइड एरिया होता है जिसके बारे में वो सोचता है। और जिस आदमी के बारे में आप कह रही हो कि जिसका कि एक ही तरह एंगल से काम कर रहा है, एक ही तरह से सोच रहा है, तो जो थिएटर का आदमी अगर उसके साथ इंटरेक्ट करता है वो उसका बहुत फ्रेंड है, बहुत क्लोज रिलेशन है, या जो भी कुछ उसके साथ है, तो इसको बड़ी पेशेंस के साथ उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करने होगा, उसके थॉट्स को अपने आप को उस पर इम्पोज नहीं करना होगा, अपनी ये दिखाना कि मैं ये आर्टिस्ट हूँ, मैं ये जानता हूँ, मेरी ये क्वालिटी, ये ना बता करके आपको उसको आप उंगली पकड़ के जैसे बच्चे को चलाते हैं वैसे उसके थॉट्स को आपको अपने साथ ला करके मिलाना होगा, उससे मिला करके आप चलोगी तब आपका काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस टू दिस इंटरव्यू। अरे मैंने सर को एक ही बार कहा, एक ही बार कॉल किया एंड सर ने उसके लिए हाँ कहा। उसके लिए मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ आपकी सर
कि मैं बता नहीं सकती इमोशनली मैं अंदर से, बट अभी तो है खैर हम नहीं, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितना खुश था कि आज वर्तिका मेरे को इंटरव्यू करने के लिए आ रही है, इंटरव्यू करने के लिए आ रही है। और मेरा बच्चा जो है, एक जिसको कि मैंने ABCD थिएटर पे करना सिखाया, सीढ़ी चढ़ाई थी, आज वो मेरे से बैठ के थिएटर पे बात करेगी, कितनी अच्छी बात लगेगी मुझे। आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी सर। आप जो जिस तरीके का आपने वे दिखाया ना डायरेक्शन उस टाइम पे, मैं सच बता रही हूँ, एक मेंटोर, एक सही मेंटोर होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी एज से, एक अर्ली एज से, तभी आप बच्चे को एक सही पाथ दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी कर लीजिए, 18 साल के बच्चे को हम एक सही पाथ नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो चुन चुका है। यस, वो चुन चुका है तो उसे हम क्या दिखाएंगे। हाँ, फिर उसको आप बड़े धीरे धीरे आपको अपने उस पर लाना पड़ेगा, उसको सिखाने के लिए बड़ी पेशेंस के साथ। तो बस यही है सर मेरा, बस ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स मैं ले रही हूँ कि शायद कहीं ना कहीं मैं कोई डिफरेंस बना सकूँ दुनिया में और लोगों में। अपने लक्ष्य पे लगी रहोगी और ईमानदारी से करती रहोगी तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी नहीं होती सर। असफलता एक चुनौती है, हाँ। स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। बिल्कुल। तो फिर आप कुछ बढ़िया सब कह दीजिए सभी को, एकदम वो एनकरेज करने के लिए। मैंने कहा ना, वो मैं जो आता है मेरे पास बच्चे, तो मैं सबसे पहली चीज़ उनको यही पोएट्री पढ़ाता हूँ। हाँ, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करो, सिंसियर करो, अगर अपने एफर्ट में सिंसियर रहोगे और अपना लक्ष्य क्लियर होगा तो ज़रूर उस तक पहुँचोगे। हर्डल्स बहुत सारे आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अगर लक्ष्य क्लियर है और मेहनत ईमानदारी से कर रहे हो तो पहुँच जाओगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अभी हमारे और 8 एपिसोड्स आने बाकी हैं और आई होप कि फर्स्ट एपिसोड के बाद आज आप सेकेंड एपिसोड देखेंगे और आप इसे बहुत ढेर सारा प्यार देंगे, तो वो चीज़ हमें एनकरेज करेगी आगे और अच्छा काम करके आप तक और अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचाने में। थैंक यू सो मच एंड गुड डे, बाय।